everyone, and you are welcome on my channel Har Ghar English. Today we will discuss the Zoo story by Edward Albee. Question number 14. It's a very most important question for your examination. Explain to the theme/summary of Zoo story by Edward Albee. आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है या तो थीम या फिर समरी, ठीक है, या तो समरी के टर्म आ जाएगी या थीम की टर्म आएगी, तो आप समझ जाइएगा कि आंसर यही लिखना है। ऑफ ज़ू स्टोरी बाय एडवर्ड एल्बी। पहले आप इस पिक को अच्छे से ध्यान से देखिए। जो आप पिक में देख रहे हैं ये एक सिंबल है। इस स्टोरी को समझने के लिए एक तरह का ये साइन है। स्टोरी का जो बेस है वो यहीं से प्रिपेयर होता है कि एक पार्क में एक बेंच पर दो न्यू कैरेक्टर्स जो कि अपने आप में स्ट्रेंजर हैं वो आकर के यहाँ पर बैठते हैं और उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसी के बेस पर इस स्टोरी का स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया है। आंसर: द ज़ू स्टोरी इज ए वन एक्ट प्ले रिटन बाय एडवर्ड एल्बी इन 1958। ज़ू स्टोरी एक वन एक्ट प्ले है जिसे लिखा गया एडवर्ड एल्बी ने 1958 में। इट वाज हिज फर्स्ट प्ले एंड इज कंसीडर्ड ए क्लासिक ऑफ अमेरिकन एब्सर्डिस्ट थिएटर। अमेरिकन के एब्सर्डिस्ट थिएटर के क्लासिकल प्ले के रूप में इसे कंसीडर किया जाता था। द प्ले एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ आइसोलेशन, कम्युनिकेशन, क्लास स्ट्रगल एंड एक्सिस्टेंशियल डिस्पेयर। पूरा प्ले एक ऐसी थीम को एक्सप्लोर करता है जो कि हमारे आइसोलेट को दिखा रही है, कम्युनिकेशन गैप को दिखाती है और क्लासेस स्ट्रगल, मतलब दो अलग अलग क्लास के लोग आपस में किस तरह अपनी लाइफ को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं और साथ ही उनके बीच में जो एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर कहा जाता है, बहुत ज़्यादा दुख को। एक तरफ हम एक ऐसा कैरेक्टर देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ही मतलब उसको थेरेपी तक की जो है नीड है, ऐसे मान के चलिए उसको मेंटली थेरेपी चाहिए। तो मेंटली थेरेपी में ही इस टर्म को इन्वेंशन किया गया था, एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर को। अंडरस्टूड? तो हम इस प्ले के थ्रू किस तरह की थीम को एक्सप्लोर करते हुए देख रहे हैं? आइसोलेशन, कम्युनिकेशन, क्लास स्ट्रगल एंड एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर। समरी ऑफ द ज़ू स्टोरी। नाउ द प्ले टेक्स प्लेस इन सेंट्रल पार्क, न्यूयॉर्क एंड फीचर जस्ट 2 कैरेक्टर्स। जब ये स्टोरी की स्टार्टिंग होती है तो एक सेंट्रल पार्क दिखाया जाता है। जगह कहाँ से ली गई है सेंट्रल पार्क की? कहाँ की है? न्यूयॉर्क की। ये आपको समझना है इसमें कि न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क है। इस जगह से इस प्लॉट को उठाया गया है जहाँ पे 2 नए कैरेक्टर आते हैं अभी अभी। नंबर 1 है फर्स्ट ऑफ ऑल पीटर, ए कन्वेंशनल मिडिल क्लास पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव लिविंग ए कंफर्टेबल लाइफ विद हिज वाइफ, चिल्ड्रन, 2 कैट्स एंड 2 पैराकिड्स। जो पीटर कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा और मतलब अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड कैरेक्टर है, ठीक है। वो एक मिडिल क्लास पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव, मिडिल क्लास फैमिली से है और पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव वर्क करता है। वो बहुत ही एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है अपनी वाइफ, अपने चिल्ड्रन, 2 कैट्स और 2 पैराकिड्स के साथ में। मतलब उसकी लाइफ एकदम फुल्ली सेटिस्फाइड है, ऐसे समझिए पीटर की जो लाइफ है। बट जस्ट अपोजिट सेकेंड कैरेक्टर जेरी। जेरी ए लॉनली, disabled and eccentric man who lives in a run-down boarding house and is desperate for human connection. Second character, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, एकदम अपोजिट है। वो बहुत अकेला है, बहुत तन्हाई फील करता है, अपने आप में eccentric man है, मतलब खुद ही में क्या है, आत्म केंद्रित है और उसकी ज़िंदगी एकदम पूरी तरह बर्बाद है। एक बोर्डिंग हाउस में रहता है। उसका जो मानव कनेक्शन है, यानी जो ह्यूमन कनेक्शन है लोगों के साथ में, वो बहुत ही निराशाजनक है। वो कहीं से भी किसी भी दूसरे इंसान के साथ में अपने को कनेक्ट नहीं कर पाता है। और कहाँ पे रहता है? बोर्डिंग हाउस में रहता है। मतलब उसकी लाइफ अगर हम देखें तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय है। द स्टोरी अनफॉल्ड्स एज जेरी अप्रोचेस पीटर हु इज सिटिंग क्वाइटली ऑन ए पार्क बेंच। जहाँ से ये कहानी खुलती है तो हम देखते हैं कि जेरी और पीटर ये दोनों ही पार्क की एक बेंच पर एकदम खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। क्वाइटली मतलब चुपचाप बैठे हैं। जेरी इज इरेटिक एंड इंटेंस, इनिशिएटिंग ए लॉन्ग कन्वर्सेशन दैट शिफ्ट्स बिटवीन ह्यूमर, एग्रीगेशन एंड डीप एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर। जेरी पूरी तरीके से एक ऐसा इंसान जो कि लंबा कन्वर्सेशन करने पर जोर तो देता है, उसका मतलब ऐसा आशय है, इनिशिएटिंग ए लॉन्ग कन्वर्सेशन। ऐसा तो वो चाहता था कि ये कन्वर्सेशन लॉन्ग हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इरेटिक है और इंटेंसिव है।
बाद में जैसे ही वो लोग अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये शिफ्ट हो जाता है, फिर थोड़ा हंसी मजाक ह्यूमर आ जाता है बीच में आक्रामकता आ जाती है, एग्रेशन एंड डीप एक्सटेंशियल डिस्पेयर, और इसी बीच में गहरी उदासी और सन्नाटा पसर जाता है। ही टेल्स पीटर अबाउट हिज माइजरेबल लाइफ। वे अपनी दुखी जीवन के बारे में पीटर को बताता है। हिज स्ट्रगल टू कनेक्ट विद पीपल। वह कोशिश करता है लोगों के साथ कनेक्ट होने की, एंड ए स्ट्रेंज एनकाउंटर विद ए डॉग इन हिज बोर्डिंग हाउस। लेकिन वो एक अजनबी की तरह अपने कुत्ते के साथ में, जो कि बोर्डिंग हाउस में उसके साथ रहता है, तो क्या है उसका, हमेशा वो एक अजनबी की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसका लोगों के साथ उतना अच्छा कनेक्शन नहीं बन पाता। तो ये सारी बातें वो किससे बता रहा है, पीटर से बता रहा है कि वो चाहता है लोगों के साथ जुड़ना, ऐसा नहीं है, लेकिन लॉन्ग कन्वर्सेशन नहीं कर पाता लोगों के साथ में। और जैसे फिर वो पीटर को बताता है, जब पीटर के साथ उसकी जो है मतलब कन्वर्सेशन होने लगता है, तो उसी कन्वर्सेशन के बीच में ह्यूमर भी आ जाता है, एग्रीगेशन भी आ जाता है, डीप एक्सिस्टेंशियल डिस्पेयर भी हो जाता है। आगे वो पीटर को बताता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा माइजरेबल है, उसका स्ट्रगल यही है, उसे स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों के साथ जुड़ने में, और वो आज भी एक अजनबी की तरह है अपने कुत्ते के साथ, जो कि बोर्डिंग हाउस में उसके साथ रहता है। ये है उसका अपना खुद का लाइफ जो वो पीटर को बता रहा है। Next, as the conversation grows more intense, Jerry provokes Peter into a confrontation by forcing him off the bench. ये कन्वर्सेशन इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि जेरी पूरी तरीके से क्या करने लगता है, प्रोवॉक करने लगता है। किसका, पीटर की हर बात का। वो उसको मतलब यहाँ तक उनके बीच में एक तनाव की स्थिति बन जाती है, या एक विरोधाभास। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है विरोधाभास, यानी मतों, जब व्यूज़ अलग अलग हो ना इंसानों के किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो वहाँ इस टर्म को यूज़ किया जाता है, कन्फ्रंटेशन बाय फोर्सिंग हिम ऑफ द बेंच। इतना ज़्यादा हो जाता है पीटर और जेरी के बीच में कि जेरी प्रोवोक करने लग जाता है, और उसकी हर बात को वो विरोधाभास के रूप में लेता है, उसको बेंच से धक्का तक देने की कोशिश करता है। फोर्सिंग हिम ऑफ द बेंच, बेंच से मतलब फोर्सिंग के साथ में हटाने की कोशिश करना, मतलब धक्का देना। जेरी देन पुल्स आउट ए नाइफ। इतने में जेरी क्या करता है कि अपने हाथ में एक नाइफ को लेता है, ड्रॉप इट, और नीचे गिरा देता है, एंड आस्क्स पीटर टू पिक इट अप। और फिर पीटर से कहता है इसको उठाओ। व्हेन पीटर डज, जब पीटर ऐसा करता है, जेरी लंग्स एट हिम, एम्पेलिंग हिमसेल्फ ऑन द नाइफ। जेरी खुद को अपने उस नाइफ के ऊपर खुद को ही गिरा लेता है। इम्पेलिंग मतलब खुद से ऊपर, उसके चाकू के ऊपर खुद से गिर जाता है। विद हिज डाइंग ब्रेथ, और वो मौत की जो थी सांसें उनको लेने लग जाता है। जेरी थैंक्स पीटर, मरते हुए जेरी पीटर को थैंक्स बोलता है, लिविंग हिम इन शॉक एंड हॉरर। पीटर ये सब देख करके क्या करता है, शॉक हो जाता है और डर जाता है। तो जेरी उसको क्या बोलता है, जेरी थैंक्स पीटर लिविंग हिम इन शॉक एंड हॉरर। पीटर उसे छोड़ता है और बहुत ज़्यादा दुख और भय में वहीं पर छोड़कर चल देता है। तो जेरी उसको क्या बोलता है, पीटर को थैंक्स बोलता है। सेकंड पैराग्राफ अंडरस्टूड एक बार फिर से पढ़ा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला पैराग्राफ है। एज द कन्वर्सेशन ग्रोज मोर इंटेंस, जैसे दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था, तो दोनों का ये जो कन्वर्सेशन था ये अपने आप में एग्रेसिव होने लगता है। जेरी प्रोवॉक्स पीटर इनटू ए कन्फ्रंटेशन बाय फोर्सिंग हिम ऑफ द बेंच। इतना ज़्यादा जेरी प्रोवॉक करने लगता है पीटर की हर बात का कि वो उसे बेंच से धक्का देने की कोशिश भी करता है, मतलब बेंच से धक्का दे देता है। जेरी देन पुल्स आउट ए नाइफ। इतने में जेरी चाकू निकाल लेता है, उसको नीचे गिरा देता है, ड्रॉप्स इट मतलब नीचे गिरा देना, छोड़ देता है, एंड आस्क्स पीटर टू पिक इट अप, और पीटर को जोर देकर कहता है कि इसको उठाओ। व्हेन पीटर डज, जब पीटर उसे उठाता है, जेरी लंग्स एट हिम, जेरी पूरी तरीके से उसके ऊपर अपने को गिरा लेता है, इम्पेलिंग हिमसेल्फ ऑन द नाइफ, नाइफ के ऊपर अपने को पूरी तरह से गिरा देता है। विद हिज डाइंग ब्रेथ, और अब वो मर रहा था या मौत की सांसें ले रहा था। जेरी थैंक्स पीटर, लास्ट में जेरी पीटर को थैंक्स बोलता है, लिविंग हिम इन शॉक एंड हॉरर, और वो पीटर को वहीं शॉक और हॉरर में छोड़कर मर जाता है। थीम्स ऑफ द जू स्टोरी। नंबर फर्स्ट, आइसोलेशन एंड लॉनलीनेस। थीम्स हमारे जू स्टोरी की क्या है, अकेलापन, तन्हाई। जेरी इज़ डेस्परेट टू कनेक्ट विद अनदर ह्यूमन बट अल्टीमेटली फेल्स। जेरी बहुत कोशिश करता है दूसरे लोगों के साथ अपने कनेक्शन अच्छे करने की, लेकिन हमेशा असफल रहता है। नंबर टू, कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन।
द प्ले क्रिटिक्स सोसाइटीज़ फेलियर टू ट्रूली लिसन एंड इंगेज विद अदर्स। मतलब हम जब बातचीत करते हैं और कभी कभी बात नहीं भी करते, कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन, ठीक है। द प्ले क्रिटिक्स सोसाइटी, यहाँ ये प्ले पूरी तरीके से सोसाइटी के ऊपर क्रिटिक करते हुए दिखाता है कि जो हमारा क्रिटिसिज्म है वो किसके ऊपर है, सोसाइटी के फेलियर के ऊपर। ट्रूली लिसन एंड इंगेज विद अदर्स, कि क्यों सोसाइटी ऐसे लोगों को नहीं सुनना चाहती, उनके साथ इंगेज नहीं होना चाहती। जो लोग बर्बाद हो जाते हैं या अपनी लाइफ से डिसअपॉइंटेड होते हैं तो लोग उन्हें क्यों नहीं सुनते, लोग उनके साथ क्यों नहीं जुड़ते। तो ये कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन की थीम थी। थर्ड, क्लास एंड सोशल डिवाइड। हमने सोसाइटी को क्लास और सोशल डिवीज़न में बांटा हुआ है। पीटर रिप्रेजेंट द कंफर्टेबल अपर मिडिल क्लास while जेरी embodies द स्ट्रगल्स ऑफ द marginalized। पीटर पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहा है कंफर्टेबल अपर मिडिल क्लास को, जबकि जेरी पूरी तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि वो एक हाशिए पर पड़ा हुआ ऐसा इंसान है जो कि अभी स्ट्रगल ही कर रहा है। नंबर 4, वॉयलेंस एंड एग्जिस्टेंशियल डेस्पेयर। आक्रामकता और बहुत ज़्यादा दुख। मैंने कहा था ना, जिसे मेंटल थेरेपी की ज़रूरत होती है उसके लिए टर्म होती है एग्जिस्टेंशियल डेस्पेयर, मतलब इतनी उदासी, इतना दुख कि जिसके इलाज की ज़रूरत हो। Jerry's self-destructive behavior and the shocking ending reflect deep existential themes। जेरी अपने आप में अपने बिहेवियर को लेके बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है और वो जो एंड है उसका वो बहुत शॉकिंग है। कहीं ना कहीं वो उसके एग्जिस्टेंशियल थीम्स को, उसके अपने वजूद को गहराई से रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देता है। मतलब वो अपनी एंडिंग इसलिए इस तरह से करता है ताकि जो पीटर है उसे ये हमेशा महसूस होता रहे कि जेरी कितना दुखी था। जेरी ने अपनी खुद की जान उसी के अपने चाकू से ली, लेकिन पीटर के थ्रू। इन द क्लाइमैक्स, अगर हम क्लाइमैक्स की बात करें, जेरी प्रोवोक्स पीटर इनटू ए वॉयलेंट कन्फ्रंटेशन बाय फोर्सिंग हिम टू पिक अप ए नाइफ इन शॉकिंग ट्विस्ट। जेरी इम्पेल्स हिमसेल्फ ऑन द नाइफ। क्लाइमैक्स में यही होता है कि जेरी पीटर को पूरी तरह विरोध करने लग जाता है और वो इतना वॉयलेंट हो जाता है, उसकी हर बात को इतना ज़्यादा विरोध करने लग जाता है और फिर कहता है उससे पिकअप ए नाइफ, चाकू को उठाओ। शॉकिंग ट्विस्ट वहाँ पर आता है जहाँ जेरी जैसे ही पीटर चाकू उठाता है तो जेरी अपने आप को उस नाइफ के ऊपर गिरा लेता है, इसेंशियली कमिटिंग सुसाइड। हालांकि अगर देखा जाए तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये उसने आत्महत्या की थी। As he dies, he thanks Peter, लेकिन जब वह मरता है तो वह थैंक कहता है पीटर को। He thanks Peter and tells him to leave quickly। वह पीटर को थैंक्स कहता है और उससे कहता है कि तुम जल्दी ही उसे छोड़कर चले जाओ। Peter, horrified and confused, does as Jerry says and exists in a daze। पीटर लास्ट में बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड, मतलब डर जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और वो यही सोचता रहता है कि जेरी ने ऐसा क्यों किया, जेरी ने ऐसा क्यों कहा। उसको अपने अस्तित्व में मतलब इतना ज़्यादा वो था कि उसने जो है लास्ट में खुद को ही उस चाकू के ऊपर गिरा लिया और फिर पीटर को बोलता है कि अब तुम जल्दी से यहाँ से मुझे छोड़कर चले जाओ, मुझे ऐसे ही मतलब मैं मर जाऊँगा और तुम यहाँ से निकल जाओ। तो ये चीज़ जो थी पीटर के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी और उसे हमेशा के लिए एक हॉरिफाइड कर देने वाला सीन था जो भी उसने किया है जेरी ने। अब पीटर की लाइफ आप खुद समझिए कि क्या इसके बाद नॉर्मल हो पाएगी? नहीं, पीटर अब कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। उसे हमेशा अपने अंदर गिल्ट फील होता रहेगा कि उसने जेरी की हत्या की थी या जेरी ने खुद से सुसाइड किया था। अंडरस्टूड? ये थी हमारी जू स्टोरी की समरी। क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसी तरह से इसको अटैम्प्ट करिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी स्टोरी है और सबसे अच्छी बात यह है कि अंडरस्टैंडेबल है, मतलब बहुत जल्दी समझने वाली स्टोरी है, समझ में आती है। ओके, आप इसी तरीके से चैनल पे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए चैनल, ताकि वो सब्सक्राइब करें। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए कि बच्चों। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।